नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं दोस्तों, राजस्थान जीके की। इससे पहले हमने 2 दिन तक दोस्तों आपको पता है कंप्यूटर की क्लासें की थी। आज राजस्थान जीके की आपके लिए क्लास लेके आया हूं दोस्तों 36वें नंबर की। इससे पहले दोस्तों 35 क्लास हो चुकी है और अन्य भी क्लासें हुई है बहुत सारी, अपने हिंदी वगैरह की, साइंस की, मैथ की। तो आपने पुरानी क्लासें नहीं देखी है तो पुरानी क्लासें जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहां जाके आप लोग देख सकते हो। और दोस्तों टेस्ट सीरीज में कल मैंने कंप्यूटर का टेस्ट डाल दिया है, तो आप लोगों ने देख भी लिया होगा जिन्होंने ले रखी है। नहीं देखा है तो आज लगा लेना टेस्ट को, ठीक है ना। इंटरनेट और ईमेल से संबंधित जो अपने टॉपिक है उस टेस्ट डाल दिया है मैंने उसका, ठीक है। और जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है अंत में बात करेंगे टेस्ट सीरीज के बारे में, पहले पढ़ाई की चर्चा ही करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। किसकी स्मृति में परबतसर का मेला आयोजित किया जाता है? बताइए किसकी स्मृति में दोस्तों परबतसर का जो है मेला लगता है? आप लोगों को पता भी होगा दोस्तों, परबतसर का जो मेला लगता है वह तेजाजी की याद में लगता है। दोस्तों वीर तेजाजी की याद में दोस्तों परबतसर का मेला लगता है। आपको पता होगा दोस्तों तेजाजी महाराज का जन्म कहाँ होता है? तो तेजाजी का जन्म होता है खरनाल नागौर में। कौन से परिवार में होता है? जाट परिवार में इनका जन्म होता है। और आपको पता है दोस्तों तेजाजी को सर्प रक्षक देवता भी कहते हैं। और इनका जो प्रमुख जो प्रसिद्ध मेला लगता है वो परबतसर में लगता है मित्रों। चलो अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर ये रहा, निम्नलिखित में से राजस्थान बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? तो गुजराती पर उसी का प्रभाव होगा जो गुजरात के आसपास होगी। तो कौन सी बोली जो है गुजरात के आसपास लग रही है? क्या मेवाती गुजरात के आसपास? कोई मामला ही नहीं है। ढूंढाड़ी कोई गुजरात का लेना देना ही नहीं है। हाडोती के आसपास कोई गुजरात है ही नहीं। तो जवाब हो जाएगा आपका वागड़ी बोली। तो वागड़ी बोली पर दोस्तों गुजराती बोली का क्या है? मजबूत प्रभाव देखने को मिलता है। लिखित में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली है जो पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? तो पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है, बताइए। तो पंचतंत्र के चित्र आपको देखने हैं तो वो चित्रांकन कहां पर देखने को मिलता है? मारवाड़ में देखने को मिलता है। कहां पर मिलता है मित्रों? मारवाड़ में देखने को मिलता है पंचतंत्र चित्रांकन की चित्र। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, राठौड़ राजवंश की कुलदेवी का नाम क्या है? तो राठौड़ राजवंश की जो कुलदेवी है उसका नाम क्या हो जाएगा? नागणेची माता। राठौड़ राजवंश की राठौड़ राजवंश की कुलदेवी का नाम क्या है? नागणेची माता, ठीक है ना। दोस्तों कुछ और जान लेते हैं। यहां पर जो आशापुरा माता लिखा हुआ है, आशापुरा नहीं, शाकंभरी। कौन सा? शाकंभरी माता। शाकंभरी माता को दोस्तों अन्य नाम से जानते हैं सकराय माता। किस नाम से जानते हैं? शाकंभरी माता को सकराय माता के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा दोस्तों जो अजमेर के चौहान हैं, यानी कि अजमेर के चौहान ही पहले सांबर के चौहान हुआ करते थे। तो सांबर और अजमेर के जो चौहान हैं इनकी इष्ट देवी है दोस्तों सकराय माता या शाकंभरी माता, ठीक है ना मित्रों। चलो अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान में 1857 के प्रथम विद्रोह कहां हुआ था? आपको बताना है कि राजस्थान में जो 1857 का विद्रोह हुआ था इसकी शुरुआत राजस्थान में सर्वप्रथम कहां से होती है? तो आप लोगों को पता भी होगा दोस्तों किसका शुरुआत होती है, कहां से? बताओ बड़ा। तो इसकी शुरुआत कहां से होती है दोस्तों? नसीराबाद अजमेर से होती है। कहां से? नसीराबाद अजमेर से होती है। कब? 28 मई 1857 के दिन इसकी शुरुआत होती है दोस्तों आपके नसीराबाद अजमेर से। यहां पर जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी उसने ही दोस्तों यहां पर सर्वप्रथम क्या किया था? विद्रोह शुरू किया था। यह आपको याद रखना है। आपसे यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान में कुल कितनी छावनियां थी? तो 6 छावनियां थी। कितनी छावनियां थी? 6। तो आपको 6 का 6 नाम याद रखना चाहिए। नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। तो ये 6 छावनियां थी, आपको याद रखना है। रख लोगे याद आप लोग? आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि एरनपुरा ने विद्रोह कब किया था? तो 21 अगस्त 1857 को विद्रोह किया था। कोटा में कोई छावनी नहीं थी परंतु वहां पर विद्रोह जबरदस्त देखने को मिला था। यह भी आप लोग याद रखना,
ठीक है ना। वहां जनता ने विद्रोह किया था, कोटा में विद्रोह किया था, वो किसके नेतृत्व में किया था? तो जयदयाल और मेराब खां के नेतृत्व में किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। और वहां के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, उनके बेटा था और वहां का डॉक्टर था, उन सबको क्या कर दिया था? निपटा दिया था। सिद्धराज टड्डा कौन थे? आपको बताना है सिद्धराज टड्डा कौन थे, बताइए। सिद्धराज टड्डा क्या थे दोस्तों? गांधीवादी एवं सर्वोदय नेता थे। सिद्धराज टड्डा क्या थे? गांधीवादी एवं सर्वोदय क्या थे? नेताजी थे। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका लिए अगला प्रश्न। किशोर सागर तालाब कहाँ है? किशोर सागर तालाब कहाँ है? तो आपको याद रखना है, बूंदी मत करना, फिर से बता रहा हूं, बूंदी आंसर मत लगाना। बूंदी में है नवल सागर, बूंदी में किशोर सागर नहीं है। अब ऐसे याद रखो, आप कोटा में किशोर सागर को कंफ्यूजन है, भूल जाते हैं, तो कैसे याद रखोगे कि नीट के बच्चे हैं या जो अपने आईआईटी करने वाले छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि जो किशोर अवस्था के होते हैं, छोटे बच्चे तो होते हैं 12वीं में पढ़ते हैं और वो आईआईटी की नीट वगैरह की तैयारी करने चले जाते हैं, तो क्या होते हैं? किशोर बालक होते हैं, यानी कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं। सबसे ज्यादा छोटे छोटे बच्चे कहां जाते हैं पढ़ने? किशोर अवस्था में ही चले जाते हैं। तो आपको याद रखना है कहां जाते हैं? कोटा में जाते हैं। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो दोस्तों, अपने अलग अलग तरीका है याद रखने का। आप अन्य तरीके से याद रख सकते हो, मैंने ऐसे याद रख लिया है, तो आप भी ऐसे रख लो, आपका मन करे तो। यदि नहीं कर रहा है तो आप कुछ और तरीका अपना लो, ठीक है ना। आपसे पूछे नक्की झील कहाँ है? तो नक्की झील आपके सिरोही में। आपसे पूछ ले सिलीसेट झील कहाँ है? तो अलवर में। आपसे कोलायत झील पूछ ले तो बीकानेर में। नवल सागर अभी मैंने बताया है आपको, बूंदी में। यदि उदय सागर पूछ ले झील तो उदयपुर में। गढ़सीसर तालाब पूछे तो आपको जैसलमेर लगाना है। तो ऐसे आप लोग याद रख लेना, तो आपका काम बन जाएगा और आप एग्जाम में पास भी हो जाओगे। ठीक है मित्रों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्रश्न समझ में आ रहे हैं? क्लास मजा आ रहा है? तो कमेंट करो एक प्यारा सा। बडार का बोझ निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? यानी कि जो बडार का जो बोझ होता है, ये कब रखा जाता है? तो आपको पता होगा दोस्तों, आपने बहुत खाया होगा बडार का बोझ, तो ये विवाह के समय रखा जाता है, यानी कि शादी के समय जो प्रतिभोज होता है उसको बडार बोलते हैं। नांगल क्या होता है? यदि आपसे पूछ रहे नांगल, तो आपने सुना होगा ना कि आज उसके नांगल है, भाई साहब नया मकान बनाया है, उद्घाटन हुआ है, तो नए मकान का जब उद्घाटन होता है तो नांगल करते हैं। यदि बोल दे आपसे कि सामेला है, सामेला का मतलब क्या होता है कि शादी पर जो वधु पक्ष होता है ना, जो शादी के समय क्या होता है? वधु पक्ष, जो वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष की जो अगुवाई करना जो होता है उसको बोलते हैं सामेला। समझ गए? चलो अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। उस स्थान का नाम बताइए जहां कालीबाई भील जो है शहीद हुई थी। दोस्तों एक छोटी बच्ची थी कालीबाई भील, वह बड़े शिक्षक की बचाने के चक्कर में दोस्तों शहीद हो गई। तो उनका संबंध कहां से है? तो आपको बताना है। तो उनका संबंध है रास्तापाल डूंगरपुर से। कहां से? रास्तापाल डूंगरपुर से। और ये किसको बचाते हुए शहीद हुई थी दोस्तों? इनके अध्यापक थे सेगाबाई। कौन थे? सेगाबाई को। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। वृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? वृहत राजस्थान का जो उद्घाटन किया था, यानी कि वृहत राजस्थान का मतलब हो गया चौथे चरण का जो उद्घाटन किया था, वो किसने किया था? आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है, बताओगे आप लोग? बहुत बढ़िया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने ही उद्घाटन किया था वृहत राजस्थान का। कब किया था? तो इन्होंने उद्घाटन किया था 30 मार्च 1949 को। उसी दिन से आज तक राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि जितनी भी बड़ी बड़ी रियासतें थी वो सारी इस दिन मिल गई थी और इस प्रकार चौथा बन गया था अपना राजस्थान, मतलब वृहत राजस्थान बन गया था। ये आपको याद रखना है। जिस दिन राजधानी भी बनाई गई थी जयपुर को, किसको? जयपुर को राजधानी बनाया गया था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। रूपाजी और कृपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो रूपाजी कृपाजी दो दाकड़ नामक जो जाति के जो दो किसान थे, उनकी क्या है? शहीद हो गए थे वो, तो वो किस आंदोलन से संबंधित है? दोस्तों तबियत खराब है, फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। 4 दिन से बोल रहा हूँ तबियत खराब चल रही है दोस्तों, दवाई गोला ले रहा हूँ, पर फिर भी आराम नहीं आ रहा ना। पर आप लोगों को मैं पढ़ाना छोड़ नहीं रहा हूँ। फिर आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि क्लास को शेयर किया करो। क्लास शेयर करने में कंजूसी चल रही है आप लोगों के द्वारा, वो मुझे पसंद नहीं आ रही है। तो जवाब हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन हो जाएगा, जिसमें रूपाजी और कृपाजी नामक जो किसान थे वो शहीद हो गए थे। आपको याद रखना है। ये कब हुआ था दोस्तों? ये कांड को नाम जाना जाता है गोविंदपुरा हत्याकांड।
ये कब हुआ था मित्रों? तो ये 13 जुलाई को हुआ था, 13 जुलाई 1923 को। तो ये भी आप लोग याद कर लेना डेट। यहां पर दोस्तों फायरिंग की थी किसने? ट्रेंच ने फायरिंग कर दी थी, जिसमें रूपाजी और कृपाजी जो है शहीद हो गए थे। तो यहां पर कौन सा फिर कमीशन आया था, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ट्रेंच कमीशन यहां पर बैठाया गया था। तो ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखित में कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है। तो जवाब क्या होगा अपना? जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज विजय। क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज विजय में दोस्तों सोमेश्वर के इतिहास के बारे में, इतिहास का स्रोत मिलता है पृथ्वीराज विजय में। किसमें? पृथ्वीराज विजय में। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए? तो आप सभी को पता होगा कि इंडो ग्रीक शासकों के जो 28 सिक्के हैं वो कहां से प्राप्त हुए? आपको पता है कुल मिलाकर के जो मौर्य कालीन जो सिक्के वगैरह है सारा है, जो टोटल मिला के मुद्रा कितनी प्राप्त हुई थी? यहां से 36 प्राप्त हुई थी। कहां से हुई थी? बेराट से हुई थी। कहां से? बेराट सभ्यता से प्राप्त हुई थी। 36 हुई थी, 36 में से 8 तो चांदी की थी। तो चांदी की पंचमार्क मुद्राएं थी, प्लस 28 क्या थी? इंडो ग्रीक सिक्के थे। जिनमें से भी बात करें 28 में से भी 16 तो राजा मिनेंडर के थे। किसके थे? राजा मिनेंडर के थे 16 तो। और ये सभ्यता कहां है? जयपुर में। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके लिए। विमल शाह द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर कहां स्थित है? विमल शाह द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर है आपके देलवाड़ा में। कहां पर है? तो विमल शाह द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध मंदिर है देलवाड़ा में। कुछ और बात कर लेते हैं। तो रणकपुर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो रणकपुर में रणकपुर के जैन मंदिर है, और ये पड़ता है रणकपुर के जैन मंदिर कहां पर? पाली जिले में। ये दोस्तों कोंबा के समय जो है धरणक शाह द्वारा बनाया गया था रणकपुर में जैन मंदिर, कुंभा के समय। किसने? धरणक शाह ने। राव मालदेव की छत्री निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में है? राव मालदेव की छत्री कहां है? बताओ फटाफट दोस्तों। राव मालदेव, ये वही राव मालदेव है जो खतरनाक, जो 56 युद्धों के विजेता कहा जाता है मित्रों। तो वही राव मालदेव है। तो मालदेव जोधपुर से संबंधित है, इनकी छत्री भी कहां होगी? जोधपुर में होगी। आपसे ऐसे पूछ ले रैदास जी की छत्री, जो मीराबाई के गुरु थे रैदास जी, इनकी छत्री है चित्तौड़गढ़ में। यदि आपसे मंडोर की छत्री पूछे तो जोधपुर में, बड़ा बाग की छत्री पूछे तो जैसलमेर में, और संत पीपाजी की छत्री पूछे तो झालावाड़ में। याद रख लेना मित्रों। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए। राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी है? आपसे रानी जी की बावड़ी पूछे, कभी कभी क्वेश्चन अभी ऐसे आता है कि आबानेरी बावड़ी कहां है? तो आबानेरी बावड़ी आबानेरी दौसा में है। परंतु यहां क्वेश्चन पूछा गया है कि रानी जी की बावड़ी कहां है? तो रानी जी की बावड़ी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बूंदी में है दोस्तों। बावड़ियों का सिर मोर भी बोलते हैं रानी जी की बावड़ी को। हाड़ी रानी की बावड़ी पूछे तो आपके टोंक में होगी। सीताराम जी की बावड़ी पूछे तो भीलवाड़ा में। चमना बावड़ी पूछे तो शाहपुरा में। याद रखिए होगा, रख लोगे। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहां है? तो राष्ट्रीय जो बीज मसाला अनुसंधान केंद्र है ये कहां पर है? तो राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में। यदि आपसे पूछ ले कि केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र हो जाएगा शेवर भरतपुर में। यदि ऐसे आपसे पूछ ले कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था कहां है? तो बागवानी जो संस्था है वो बीकानेर में। ठीक है ना, याद रख लोगे। चलो अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी जो उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? यानी कि जो उत्तरी अरावली है, उत्तरी अरावली में कौन सी चोटी नहीं है आपको बताना है। आपको पता है रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 1051 मीटर की ऊंचाई है। बिलाली भी है, बरवाड़ा भी है। परंतु आपने सज्जनगढ़ का नाम सुना होगा, ये अपने दक्षिणी अरावली की चोटी है। कहां की है? दक्षिणी की चोटी है ये अपने उत्तरी अरावली की चोटी नहीं है। 3 भागों में बांटा गया है अरावली को, उत्तरी, मध्य और दक्षिण। ठीक है ना, 3 भागों में बांटा गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः
सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है। यानी कि आपको स्थान बताना है। क्या बताना है? स्थान बताना है, जिला नहीं बताना है। स्थान की बात चल रही है जहां पर सर्वाधिक क्या होती है? वर्षा होती है। बताओ, सबको पता है माउंट आबू जो सिरोही में जो जगह पड़ती है वहां सर्वाधिक वर्षा होती है। जिले की बात करें तो झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। स्थान की बात करें तो माउंट आबू में सर्वाधिक बरसात होती है। ठीक है ना? तो याद रखना है, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, दोनों के दोनों, जिला पूछे स्थान पूछे, अलग अलग है। राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको बताना है कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन कहाँ पाए जाते हैं। तो आप जवाब हो जाएगा अलवर में। राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो अलवर में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। सालर के वन पूछ ले कि सालर के वन कहाँ मिलते हैं, तो याद कर लेना, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, सिरोही, अलवर, जयपुर, अजमेर, इनमें पाए जाते हैं सालर के वन। यदि डाक के वन पूछे तो राजसमंद में, शुष्क वन पूछे तो आपके जो उत्तरी पश्चिमी जो वाला एरिया है ना, इधर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है? यानी कि आपको ऐसी पारिस्थितिक संरक्षण के बारे में बताना है जो पर्यटन को भी बढ़ावा देती है। चलो, जवाब हो जाएगा इको टूरिज्म। तो इको टूरिज्म नीति जो लागू की गई है, आपको पता होगा जो अपने रणथंभौर का जो राष्ट्रीय उद्यान है सवाई माधोपुर में, वहां पर भी ये लागू हो चुकी है इको टूरिज्म नीति। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सामर झील में गिरती है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी है जो सामर झील में अपना जल छोड़ती है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए मित्रों, सामर झील वाला बताओ फटाफट। बहुत ही बढ़िया। तो आपको पता होगा दोस्तों जो मेंढा नदी है, मेंढा नदी को दोस्तों मंथा नदी भी बोलते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं, कहीं कहीं किताबों में मंथा नदी भी मिल जाएगा और मेंढा नदी भी है। ये सांबर झील में आकर के अपना पानी को उड़ेल देती है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, बताओ निम्नलिखित में से आपको बताना है दोस्तों तो राजस्थान के किन जिलों में सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो आपको जो सीमा रेखा है जो गुजरात से मिलती है उनको टिक करना है। तो आपको पता होगा दोस्तों उदयपुर की सीमा भी गुजरात के साथ लगती है, बांसवाड़ा की सीमा भी गुजरात के साथ टच होती है और डूंगरपुर की भी होती है, परंतु आपने सुना होगा प्रतापगढ़ की सीमा कोई टच नहीं होती। और हर बार प्रतापगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो जवाब हो जाएगा 1 2 3 4 3। ठीक है ना? अगला प्रश्न आप लोगों के लिए प्रश्न है कि राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति कौन सी वाली? फर्स्ट वन नीति कब अनुमोदन किया था? यानी कि पहली जो वन नीति थी वो कब आई थी? तो आपको बताना है दोस्तों, जवाब हो जाएगा फरवरी 2010 में राजस्थान की जो पहली वन नीति थी वह आई थी। अगला प्रश्न आपके लिए, वह जिला युग्म जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है। तो लाल व पीली मृदा जो पाई जाती है वो कहां पाई जाती है? अजमेर जिले और सिरोही में जो है लाल पीली मृदा पाई जाती है। तो वह जिला युग्म जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है तो उस जिले का क्या नाम हो जाएगा? अजमेर और सिरोही सही जवाब होगा। अजमेर और सिरोही सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से होकर के गुजरता है? आपको बताना है कि जयपुर से कोटा, बूंदी और झालावाड़ होकर के जो गुजरता है उस NH का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों NH 12 है। कौन सा वाला है? NH 12 नेशनल हाईवे 12 है जो आपके जयपुर से चलते हैं तो टोंक आता है, टोंक से थोड़ा आगे जाओगे तो बूंदी, बूंदी से थोड़ा आगे जाओगे कोटा, फिर झालावाड़ में चला जाता है। ये आपको याद रखना है NH 12। अगला प्रश्न इसको छोड़ दो। अगला प्रश्न है आपके लिए, आपको बताना है जो सही सुमेलित नहीं है। यदि इधर दे रखा है पशु, इधर दे रखी है नस्ल, जो सही नहीं है वो अपन को बताना है। नागौरी आपको पता है गाय होती है। क्या होती है? नागौरी गाय होती है। नागौरी क्या होती है मित्रों? गाय होती है। गाय की और भी नस्लें होती है। कौन कौन सी? जैसे कि बात करें कांकरेज हो गई, थार पारकर हो गई, नागौरी तो है ही सही, उसके अलावा मालवी, राठी, उसके अलावा गलती, सांचोरी, गिर, मेवाती, हरियाणवी, तो ये गाय होती है। इसी प्रकार नाली क्या होती है? भेड़।
तो भेड़ की और भी नस्लें होती है, जैसे नाली तो है ही सही, भेड़ की नस्लें जैसे कि भेड़ की कौन कौन सी होती है बताओ? मारवाड़ी हो गई, मालपुरी हो गई, चोकला हो गई, जैसलमेरी हो गई, सोनाड़ी हो गई, मगरा, पुंगल, खेरी, और ये नाली है, ये तो सही है। शेखावाटी किसकी नस्ल है? बकरी की, ये भी सही बात है। तो बकरी की और कौन कौन सी नस्लें होती है, क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना चाहिए आपको। परबतसरी, झकराना, सिरोही, बरबरी, जमुनापुरी, मारवाड़ी, शेखावाटी, लोही। तो ये भी आप याद रखना है कि ये क्या है, ये बकरी की नस्ल है। परंतु मालपुरी भैंस की नस्ल नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। मालपुरी दोस्तों मैंने अभी बताया भेड़ की नस्ल होती है, भैंस की नहीं होती। मालपुरी किसकी नस्ल होती है? भेड़ की होती है, भैंस की नहीं होती। तो ये गलत है, गलत सही हो गया। भैंस की फिर कौन कौन सी नस्ल होती है? यदि अपन ने इतना ही जान लिया तो भैंस की भी जान लेते हैं। तो भैंस की नस्लें होती है जैसे मुर्रा, आपने सुना ही होगा नाम, मुर्रा हो गई, सूरती, जाफराबादी, खुंडी, मेहसाणा। तो ये भैंस की नस्लें हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य के वित्तीय अनुसंधानों का अनुपात कितना है? यानी कि जो मरुस्थल विकास कार्यक्रम चल रहा है उसमें बात करें सेंटर और राज्य का जो वित्तीय अनुदान है, मतलब कितना कितना प्रतिशत है वो आपको बताना है। तो केंद्र का इसमें चल रहा है 75% और राजस्थान का 25%, यानी कि 75/25 का रेशियो है। अगला प्रश्न है, छापी सिंचाई परियोजना अवस्थित है। तो छापी सिंचाई परियोजना आपके कहाँ है? झालावाड़ में। कहां पर है? छापी सिंचाई परियोजना झालावाड़ में। तो दोस्तों जो टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए। जिन विद्यार्थियों को टेस्ट सीरीज लेनी है वो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है मैंने, तो सभी बच्चे जाके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, स्टडी IQ अकेडमी के नाम से। टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट को, आप करीब 150 टेस्ट है वहां पर, हर सब्जेक्ट के टेस्ट मिलेंगे आपके एग्जाम पैटर्न पर। यदि आपका सिलेबस परिवर्तन होता है, चेंज होता है, तो आपका इसमें जो टेस्ट का प्रकार है वो भी परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वही आपको यहाँ पर पूरा का पूरा मैटर मिलने वाला है, चाहे सिलेबस परिवर्तन हो या नहीं हो। चिंता मत करो, जैसा पेपर आएगा वैसा आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलेगी। लगभग 150 प्लस टेस्ट आपको मिलेंगे। फिर भी आपको टेस्ट सीरीज लेने में कोई समस्या होती है तो आप मेरे नंबर लिख लो, 80 58 59 87 08। तो आप इस नंबरों पे मुझे व्हाट्सएप कॉल कर लेना या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो यदि आपको टेस्ट सीरीज लेने में कोई समस्या आती है। तो दोस्तों टेस्ट सीरीज में अच्छा खासा ऑफर चल रहा है, अभी आप ले लीजिए, अच्छा मौका है आप लोगों के पास। कोई कोड वगैरह नहीं लगाना, बिना कोड ही ऑफर मिल रहा है। दोस्तों ये आप मोबाइल नंबर है, कोई संपर्क कर लेना कोई समस्या हो तो। टेस्ट सीरीज मैं बता दूं दोस्तों, टेस्ट सीरीज में अभी जो है हिंदी के भी कुछ टेस्ट डल गए हैं, आपके जीके के भी डाल दिए मैंने, और बात करें इंग्लिश वगैरह के, हर सब्जेक्ट के मतलब टेस्ट डाल दिया है मैंने, ठीक है ना, हर सब्जेक्ट के टेस्ट डाल दिया है। कल रात को कंप्यूटर का टेस्ट भी डाला था, ईमेल और अपने जो इंटरनेट वाला टॉपिक दे रखा है ना उसका सारे के सारे क्वेश्चन डाल दिए। जो आपसे बन सकते हैं करो, फिर दोबारा से उसको रीअटेम्प्ट लगाओ, यानी कितनी बार भी आप टेस्ट को लगा सकते हो। तो दोस्तों हमारी ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी? दोस्तों आपको पता है तबियत खराब होने के बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए निरंतर पढ़ा रहा हूं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी निरंतर पढ़ा करो, ठीक है मित्रों। चाहे हो जाए कि मान लो ऐसा हो सकता है कि 7 बजे आप क्लास नहीं देख रहे हो तो आप 10 बजे देख लो, 9 बजे देख लो, सुबह उठ के देख लो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास स्किप कर दी, आप दोबारा से पढ़ने का मन नहीं है, हम नहीं पढ़ना चाहते। तो 20-15 मिनट की क्लास होती है, आप इतनी में भी कंजूसी करोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप क्लास को पूरी लिया करो और रोजाना लिया करो, ठीक है मित्रों। तो मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे नई क्लास के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आप अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, थोड़ा अपना स्वास्थ्य का भी ख्याल रखो, क्योंकि दोस्तों अभी जो मौसम परिवर्तन हो रहा है तो इसी के साथ तबियत वगैरह भी खराब होती जा रही है। सब लोगों की आपने देखा होगा खांसी हो रही है, छींकें आ रही है, बुखार वगैरह हो रही है। तो आप अपना जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखो, ओढ़ पैर के रहा करो, क्योंकि ऐसा नहीं है वैसे तो गर्मी लगने लगी, परंतु सुबह शाम होता है, अभी भी थोड़ी समस्या चल रही है। तो आप लोगों से निवेदन है कि अपनी तबीयत का ध्यान रखो, अन्यथा दोस्तों समस्या हो जाएगी, और समस्या हो जाएगी तो न तो पढ़ने में मन लगेगा न फिर कुछ खाने पीने में। तो इसलिए अपना स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखो, जैसा कि मैंने थोड़ा सा भी गलती की और भुगतान अब कर रहा हूं। धन्यवाद मित्रों।